हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में। मैं हूं कविता, आपकी साइंस टीचर। उम्मीद करती हूं आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। सो क्लास स्टार्ट करेंगे अपने चैप्टर के क्वेश्चन आंसर। तो जैसे कि प्रीवियस लेक्चर में हम इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर डिस्कस कर रहे थे। चैप्टर का नाम है रीचिंग द एज ऑफ एडोलसेंस। तो सबसे पहले हमने चैप्टर को समझा, चैप्टर को पढ़ा और अब हम यहाँ पर बात कर रहे हैं क्वेश्चन आंसर्स की, जिसमें से कुछ क्वेश्चन हम देख चुके हैं। हम देखेंगे यहाँ पर कि क्वेश्चंस कौन कौन से हमने सॉल्व कर लिए हैं और आपको ध्यान ये देना है कि किस टॉपिक से कौन सा क्वेश्चन पूछा गया है। आपको ये ध्यान देना है कि क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। फ्रीक्वेंट जो टॉपिक हैं जिससे रिलेटेड क्वेश्चन हमारे पास आ रहे हैं वो कौन से हैं ज़्यादा, क्योंकि होता क्या है कि पूरे चैप्टर में से कुछ ऐसे टॉपिक होते हैं जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, जिस पे ज़्यादा फोकस किया जाता है। तो वो टॉपिक एटलीस्ट हमें क्लियर करने हैं। हमें पूरा चैप्टर हमने पढ़ा है, हमें पूरा चैप्टर समझा है, तो ये है कि पूरा ही चैप्टर हमें रिवाइज करना है, समझना है, पढ़ना है। लेकिन चैप्टर में जैसे कि पूरी बुक में आप देखेंगे, अगर पूरे सिलेबस में कुछ ऐसे चैप्टर होते हैं जो इम्पोर्टेंट कहते हैं, जैसे कि आपके टीचर्स आपको बताते हैं कि ये जो चैप्टर है इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट का मतलब यहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन आएंगे, तो वैसे ही इम्पोर्टेंट टॉपिक भी होते हैं, उन टॉपिक से क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं, या ये कहिए कि हर बार आते हैं। लैंग्वेज चेंज हो सकती है, सेम क्वेश्चन भी हो सकता है, लेकिन कुछ कुछ टॉपिक हमारे इम्पोर्टेंट होते हैं। साथ ही साथ ये देखना है कि क्वेश्चन को सॉल्व कैसे किया जाता है। क्वेश्चन आंसर्स को सॉल्व करने का मेन जो हमारा रीज़न है वो ये है, हमारी प्रैक्टिस में रहें, जो चीज़ें जो गलतियां हम एग्जाम में करते हैं वो ना हो। अगर वो गलतियां हो रही हैं तो वो यहाँ होंगी, जिसे हम क्या कर सकते हैं, सही कर सकते हैं। जैसे जैसे कि हम एमसीक्यूज यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। अब हमने कहा एमसीक्यूज में होता क्या है कि सबसे इम्पॉर्टेंट है, जब भी हम क्वेश्चन पेपर सॉल्व करते हैं, कोई भी क्वेश्चन आप सॉल्व करते हैं, सबसे इम्पॉर्टेंट होता है क्वेश्चन को समझना। आपको सबसे पहले क्वेश्चन को समझना पड़ेगा। कभी कभी क्वेश्चन हमें आता है लेकिन हम उसे सही से नहीं पढ़ते हैं, या हम क्वेश्चन क्या पूछना चाहते हैं हम वो नहीं समझते हैं और हमारा आंसर गलत हो जाता है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि हमें क्वेश्चन को समझना है। अब आपके एग्जाम्स आने वाले हैं और आपको क्या करना है, यहाँ पर अब प्रैक्टिस में रहना है। जो चैप्टर है, चैप्टर के जो क्वेश्चंस हैं उनको आपको प्रैक्टिस में यहाँ पे करते रहना है। दूसरा, अगर हम एमसीक्यू के बारे में बात करें, यानी कि मल्टीपल चॉइस जो क्वेश्चन हमारे पास आते हैं, अगर हम उनके बारे में बात करें, तो हमने कहा इसमें इम्पॉर्टेंट क्या है कि आपने क्वेश्चन को तो समझा, स्टेटमेंट आपसे क्या कह रही है, पूछा क्या जा रहा है, वो तो आपने समझ लिया। अब आपको ऑप्शन समझने हैं और ऑप्शंस आपको 4, 5, 3 जितने भी आपको ऑप्शन मिले हैं, आपको वो सारे पढ़ने हैं। एक बार आप पूरी स्टेटमेंट पूरी अच्छे से पढ़ लेंगे, फिर आपने ऑप्शंस पढ़ लेंगे, उसके बाद आप क्या करेंगे, आंसर को सॉल्व करेंगे। हो सकता है आपके क्वेश्चन का जो आंसर है वो पहले ही जो ऑप्शन है उसमें आपको मिल गया हो, लेकिन फिर भी एक बारी के लिए आप सारे ऑप्शन पढ़ लेंगे, चाहे आप श्योर भी हों, लेकिन फिर भी एक बार आप क्या करेंगे, पूरे जो आपके ऑप्शंस हैं उन्हें पढ़ लेंगे। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमने कहा कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। कभी कभी होता क्या है कि मोस्टली तो जो एक क्वेश्चन का आंसर एक ही होगा, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि इसके दो आंसर भी हो सकते हैं। अब दो आंसर में से ज़्यादा सही आंसर कौन सा है, ठीक है, दो में से ज़्यादा सही आंसर कौन सा है उस पे डिपेंड करता है कि आपका आंसर सही होगा या गलत होगा। जैसे आगे हमारे पास कुछ क्वेश्चन आएंगे तो हम आप एग्जाम्पल के तौर पे लेंगे। तो इसीलिए कहा जाता है कि ऐसा नहीं है कि आपने कहा कि पहले, क्योंकि हमें करना है सबसे सही सबसे सटीक आंसर यहाँ पे सेलेक्ट जो 100% होगा कंपैरेटिवली, ठीक है। तो इसीलिए हमें सारे ऑप्शन यहाँ पे पढ़ लेने हैं। तो चलिए क्वेश्चन आंसर स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले हमने सिंपल जो क्वेश्चन है उनसे स्टार्ट किया है, जिसमें आपसे पूछा गया है कि यहाँ पर जो अडोलसेंस होते हैं, जो किशोर होते हैं, उन्हें किस प्रकार का भोजन यहाँ पे ग्रहण करना चाहिए। तो सेम क्वेश्चन क्या है यहाँ पर आपके पास आया है कि किशोर को अपने भोजन में निम्नलिखित में से क्या चुनना चाहिए। ऑप्शन ए कह रहा है कि चिप्स, नूडल्स और वातित पेय पदार्थ। ऑप्शन नंबर बी कह रहे हैं कि सब्जी है, कटलेट है, चिप्स है और नींबू पानी है। ऑप्शन नंबर सी है चावल है, नूडल्स और पॉपकॉर्न है। ऑप्शन नंबर डी है चपाती है, दाल है, सब्जी। आपने कहा सबसे सही सबसे सटीक जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि इसी में हमें क्या मिल रही है, पोषक तत्व हमें मिलते हैं, ठीक है। चलिए, क्योंकि हमने कहा कि भोजन ग्रहण करने का जो मेन एम हमारा है वो है यहाँ पे न्यूट्रिएंट्स लेना, ठीक है। न्यूट्रिएंट्स कहाँ मिलेंगे आपको, आपने कहा दाल, सब्जी, चपाती में मिलेंगे। सेकेंड क्वेश्चन कह रहे हैं कि जो फीमेल होती है उसमें जो रिप्रोडक्टिव एज होती है, जो प्रजनन की जो अवस्था होती है वो डैश से मेनोपॉज तक होती है, ठीक है। तो हमें पता है मेनोपॉज तक होती है, ये हमें पता है। मेनोपॉज की जो एज है वो 45 टू 50 ईयर्स बताई गई है, ठीक है। 45 से 50 वर्ष की उम्र बताई गई है। इससे कम ज़्यादा 1-2 साल आगे पीछे हो सकता है, विच इज़ नॉर्मल।
अब हमने कहा लेकिन यहाँ तक होते, लेकिन कहाँ से होती है, स्टार्ट कहाँ से होती है? वो बोला कि आपने कहा मेंस्ट्रुअल साइकिल है, मेंस्ट्रुएशन है, मेनार्क है या ओव्यूलेशन है। आपने कहा ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर आया था कि मेनार्क से कहाँ होती है, मेनोपॉज तक होती है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। हमें स्टेटमेंट दी गई है और हमें हमारे पास दो स्टेटमेंट आते हैं। दो स्टेटमेंट में से पहले स्टेटमेंट कहती है कि जो यहाँ पर स्वेट ग्लैंड है जहाँ से पसीना निकलता है, सलाइवरी ग्लैंड है जहाँ से सलाइवा निकलता है, ऑयल ग्लैंड है जहाँ से ऑयल ग्लैंड निकलता है, डू नॉट रिलीज देयर सिक्रेशन डायरेक्टली इनटू द ब्लड। ये अपने सिक्रेशन को डायरेक्टली ब्लड में, डायरेक्टली खून में नहीं डालते हैं। पहली स्टेटमेंट है जो कि बिल्कुल सही स्टेटमेंट आपके अकॉर्डिंग है या नहीं है, ये आपको देखना है। ठीक है, स्टेटमेंट नंबर 2 है दीज ग्लैंड डू नॉट हैव डक्ट। इनमें डक्ट नहीं होती है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आया था। हमने कहा था कि ओनली स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट। पहली स्टेटमेंट सही है कि अपनी सिक्रीशन को ये ब्लड में नहीं डालते हैं क्योंकि इनमें डक्ट पाई जाती है और डक्ट के माध्यम से अपने सिक्रीशन को एक जगह से दूसरी जगह भेजते हैं, जबकि स्टेटमेंट नंबर 2 कहते हैं कि इनमें डक्ट होती ही नहीं है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं यहाँ पर नंबर ऑफ सेक्स क्रोमोसोम इन ह्यूमन किडनी सेल्स। जो मनुष्य में जो लैंगिक गुणसूत्र हैं, मनुष्य की किडनी की कोशिकाओं में जो लैंगिक गुणसूत्र हैं वो कितने हैं? ऑप्शन आया था ऑप्शन नंबर 1, एक ही जोड़ी होते हैं क्योंकि सभी सेल में जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम है, टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम है, वो सेम यहाँ पर पाए जाते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है। इसी के बेसिस पे आपने कहा कि नर युग्मक में कितने लैंगिक गुणसूत्र होते हैं। इसी के बेसिस में ये क्वेश्चन आपको होमवर्क में दिया था। आपने कहा ये क्वेश्चन आपका उसी टाइम सॉल्व हो गया था जब आपने ये क्वेश्चन सॉल्व किया था। द फीमेल गैमेट कैरीज डैश क्रोमोसोम, यानी कि जो यहाँ पे फीमेल गैमेट होती है उसमें कितने क्रोमोसोम होते हैं? आपने कहा वाई क्रोमोसोम होते हैं, एक वाई क्रोमोसोम होते हैं, या एक एक्स और एक वाई क्रोमोसोम होता है, दो एक्स क्रोमोसोम होते हैं, या एक एक्स क्रोमोसोम होता है? क्योंकि हमने कहा बात हो रही है किसकी, देखो ध्यान से देखो, क्योंकि बात हो रही है किसकी, गैमीट की। हमने कहा हमारी सारी जो सेल्स होती हैं, सारे जो सेल्स हैं उसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने हैं? 46 क्रोमोसोम यहाँ पर होते हैं। ठीक है, लेकिन अगर हम बात करेंगे गैमीट यानी कि युग्मक की, तो ये जो नंबर है ये आधा होकर के 23 हो जाता है। क्लियर है? तो आपने कहा कि अगर हम बात करेंगे डैश क्रोमोसोम, क्योंकि ये सारे आपके कौन से क्रोमोसोम हैं, लैंगिक गुणसूत्रों के बारे में बात की गई है। 46 क्रोमोसोम का मतलब होता है फीमेल में लेंगे 44 प्लस XX, ये वाली कंडीशन है, और करके लिखेंगे आप। ठीक है, 44 प्लस XX, क्योंकि ये जो 44 प्लस XX है यानी कि 46 क्रोमोसोम है, इनका हाफ हुआ है तो इसका भी हाफ होगा और इसका भी हाफ होगा। इसके हाफ का मतलब है कि एक एक्स क्रोमोसोम इस गैमेट में हुआ और दूसरा एक्स जो है वो दूसरे गैमेट में जाएगा। ठीक है, इसीलिए हमने कहा कि एक ही क्रोमोसोम, एक ही एक्स क्रोमोसोम होगा कि इसमें फीमेल गैमेट में। अब आपसे पूछा गया था कि मेल गैमेट में। क्वेश्चन आपको अगर हम देखें, यहाँ पर जो हमें क्वेश्चन मिला था वह है नर युग्मक में कितने लैंगिक गुणसूत्र होते हैं। लैंगिक गुणसूत्रों की बात की गई है। ठीक है, क्या की गई है? लैंगिक गुणसूत्रों की बात की गई है। तो हमने कहा मेल गैमेट की बात करिए अगर, तो मेल में, मेल के नॉर्मल सेल में जो क्रोमोसोम होते हैं वो सेम है 44 प्लस XY। अब अगर इससे गैमेट बनेंगे, अब यहाँ पे गैमेट बनेंगे तो एक ही जैसे गैमेट बनेंगे। एक गैमेट ये बना और जिसमें हम क्या लिखेंगे 22 प्लस एक्स, और दूसरा गैमेट भी यही बना है 22 प्लस एक्स। एक ही जैसे गैमेट बने, लेकिन यहाँ पर दो प्रकार के गैमेट बनते हैं। एक में हम देखते हैं 22 प्लस एक्स, एक गैमेट ये है, और एक में हम देखते हैं 22 प्लस वाई, ये गैमेट ये है। अब यहाँ पर हमें जो क्वेश्चन पूछा गया था कि नर युग्मक में कितने लैंगिक गुणसूत्र होते हैं, हमने ये नहीं पूछा कि कौन सा लैंगिक गुणसूत्र होता है। लैंगिक गुणसूत्र तो दोनों होंगे, लेकिन कितने अगर बोला गया है किसमें, गैमीट में। ये तो एक नॉर्मल सेल है। अगर हमसे पूछा जाता कि एक नॉर्मल सेल में, मेल की एक नॉर्मल सेल में कितने लैंगिक गुणसूत्र हैं, तो हमारा आंसर होता है कि दो हैं। दो कौन कौन से, एक्स और वाई हैं। लेकिन हमसे पूछा गया है कि जो मेल है, मेल के गैमीट में कितने लैंगिक गुणसूत्र होते हैं, तो हमने कहा एक है। ठीक है, एक है। ठीक है, इजी है क्वेश्चन, किया होगा अगर आप यहाँ पर ध्यान दे रहे होंगे तो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आपने कहा आपसे क्वेश्चन पूछा गया है
विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कॉज ऑफ द कंडीशन शो बिलो। यानी कि आपको कुछ इमेजेस दिखाई गई हैं और आपको बोला गया है कि ये जो कंडीशन है यहाँ पर, इसका रीजन क्या है, इसका कारण क्या है। पहली इमेज में आप देख रहे हैं कि एक फीमेल है, उसके गले में बहुत ज्यादा फूला हुआ सा है, ठीक है, यानी कि गला बहुत ज्यादा सूजा हुआ है यहाँ से। दूसरी इमेज में दिखा रखा है कि जो यहाँ पे थायराइड ग्लैंड है कि बहुत बड़ी हो गई है, ये थायराइड ग्लैंड बहुत बड़ी हो गई है। थायराइड ग्लैंड से क्या रिलीज होता है, थायरॉक्सिन रिलीज होता है। थायरॉक्सिन रिलीज होने के लिए क्या रिस्पॉन्सिबल होता है, आयोडीन रिस्पॉन्सिबल होता है। आयोडीन की कमी में थायरॉक्सिन जो है वो रिलीज नहीं हो पाता है और थायराइड ग्लैंड जो है वो बड़ी हो जाएगी। जब थायराइड ग्लैंड बड़ी हो जाएगी तो इस प्रकार की कंडीशन देखने को मिलती है। इसको हम क्या कहते हैं, यहाँ पर गॉइटर कहते हैं, ठीक है, क्या कहेंगे इसको, गॉइटर कहेंगे। चलिए, अब आंसर आपको ऑलरेडी मिल चुके हैं। आपने कहा कि किसकी वजह से होता है, आपने कहा लैक ऑफ कैल्शियम इन बोन्स, पहला ऑप्शन कह रहे हैं कि कैल्शियम की कमी से। दूसरा कह रहे हैं एक्सेस ऑफ आयरन इन द ब्लड, आयरन की अधिकता हो जाती है जब ब्लड में। तीसरा कह रहे हैं लैक ऑफ आयरन इन द डाइट, हमारे भोजन में आयोडीन का कम होना, या लैक ऑफ पोटेशियम इन डाइट। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर होगा। अब समझ रहे हैं कि ऑप्शन नंबर सी क्या हुआ, क्योंकि हमने क्या बोला है, आयोडीन ही रिस्पॉन्सिबल है यहाँ पर इसके सिक्रेशन के लिए, थायरॉक्सिन के लिए। आपने कहा द पिक्चर शोज एज अ कंडीशन गोइटर विच इज कॉज ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन इन अवर डाइट। आयोडीन की कमी से क्या होता है, यहाँ पर गोइटर नामक रोग होता है। इट इज सीन एज अ स्वेलिंग इन द नेक रिजल्टिंग फ्रॉम एन एनलार्ज थायराइड ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड क्या हो गई है, बड़ी यहाँ पर हो गई है, ठीक है। यानी कि क्या समझे, ठीक है। इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो आप यहाँ पर क्या नोट कर लेंगे, टिक कर लेंगे। जिन्होंने अपना आंसर सॉल्व कर लिया है तो वो अपना आंसर मैच कर लेंगे। अगर आंसर आपका मैच हो रहा है, सही है, इट मीन्स कि आप चैप्टर को पढ़ रहे हैं, ध्यान से देख रहे हैं। और अगर किसी का क्वेश्चन जो है वो गलत हुआ है तो वो अपने आंसर को यहाँ पे सही कर लेगा। चलिए, तो आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। स्टेटमेंट पढ़िए। स्टेटमेंट कह रही है विच ऑफ द फॉलोइंग विल अकर इन फीमेल एट प्यूबर्टी। फर्स्ट वन इज ओव्यूलेशन, सेकंड वन इज एनलार्जमेंट ऑफ ब्रेस्ट एंड थर्ड वन इज अ ब्रॉडनिंग ऑफ हिप, ठीक है। तो ऑप्शन जो है वो कह रहा है, ऑप्शन जो है वो कह रहा है कि हमारे पास तीन ऑप्शंस आए हैं। तीन ऑप्शंस में से आपको बताना है कि जब प्यूबर्टी आती, किशोर अवस्था आती है, तो इनमें से फीमेल में कौन से चेंजेस आएंगे या कौन सी प्रोसेस होगी, ठीक है। ऑप्शन नंबर वन कहती है ओव्यूलेशन, ठीक है। ओव्यूलेशन का मतलब होता है कि जब गैमेट रिलीज होता है, फॉर्मेशन पहले हो जाता है, पहले फॉर्मेशन होगा, फिर क्या होगा, जो फॉलिकल्स है, फॉलिकल से हमारा जो फीमेल गैमेट है वो रिलीज होगी, दैट इज नोन एज ओव्यूलेशन। सेकेंड है एनलार्जमेंट ऑफ ब्रेस्ट, ठीक है। और थर्ड है ब्रॉडनिंग ऑफ हिप्स। आपके पास ऑप्शन है कि फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों ही चीजें होती हैं जब प्यूबर्टी होती है। ऑप्शन नंबर बी कहता है सेकंड एंड थर्ड ओनली। ऑप्शन नंबर सी कहता है फर्स्ट एंड थर्ड ओनली। एंड ऑप्शन नंबर डी कहता है फर्स्ट एंड सेकंड ओनली, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, क्वेश्चन बहुत इजी है। अगर आपने देखा होगा, हमने ये बात की थी कि कुछ चेंजेस आते हैं यहाँ पे, जो सेकेंडरी कैरेक्टर जिन्हें हमने कहा था जब किशोर अवस्था आती है। आपको क्वेश्चन को समझना है। यहाँ पर आपने कहा क्या क्या चीजें होती है। सबसे पहले आता है ओव्यूलेशन पे। ओव्यूलेशन का मतलब क्या हुआ, देखो आपको बनाना है। ओव्यूलेशन होता कहाँ पर है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। तो सबसे पहले हम बना लेंगे यहाँ पर, ठीक है। अब हमने कहा ये है यहाँ पर ओवरी। ओवरी में ये क्या है, फॉलिकल्स है। और हमने कहा तो फॉलिकल्स क्या होती है, धीरे धीरे बड़ी होती है। एंड एट लास्ट ये जो फॉलिकल है वो क्या हो जाएगी, रैप्चर हो जाएगी। और इसके अंदर जो फीमेल गैमीट है उसका फॉर्मेशन होगा। तो ये जो गैमीट है ये रिलीज यहाँ पर हो जाता है, ठीक है, ये रिलीज हो जाएगा। ये रिलीज होकर के कहाँ जाता है, आपने कहा ये जो फिम्बरी होती है इनफंडिबुलम वाले पार्ट से ये एम्प्यूला में चला जाता है। फर्टिलाइजेशन हो गई तो ठीक है, नहीं होगा, इसकी लाइफ कितनी होती है, 24 आवर्स होती है, ठीक है। लेकिन आपने कहा कि फिर क्या होगा, यहाँ पर धीरे धीरे अगर यहाँ पर फर्टिलाइजेशन नहीं हुई तो ये जो गैमीट है ये रिलीज हो जाता है विद ब्लड वेसल्स, ठीक है, और ब्लड।
अब हमने कहा कि यहाँ पर क्या होगा, यह है ओव्यूलेशन। इट मीन्स कि जब ओव्यूलेशन हुई है उसके बाद मेंस्ट्रुएशन भी स्टार्ट हुआ है। तो हाँ, ये तो होता है जब भी किशोरावस्था आती है। तो आपने कहा कि जब मीनार की हमने बात की थी, इसके साथ साथ एनलार्जमेंट ऑफ ब्रेस्ट, यस ये भी होता है, ब्रॉडनिंग ऑफ हिप्स ये भी होता है। ऑप्शन क्या आएगा, आपने कहा तीनों ही चीजें होती हैं। हमारा आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए सही होगा कि फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड तीनों ही प्रोसेस, तीनों ही जो चेंजेस हैं वो फीमेल बॉडी में आती हैं ड्यूरिंग प्यूबर्टी, ठीक है, और ड्यूरिंग एडोलेसेंस। अगर हम एक्सप्लेनेशन समझे तो हमने कहा लॉट्स ऑफ चेंजेस अकर्स ड्यूरिंग द प्यूबर्टी इन बोथ बॉयज एंड गर्ल्स। आपने कहा बहुत सारे चेंजेस आते हैं प्यूबर्टी के टाइम पे या जब किशोरावस्था शुरू होती है उसके बाद से। इन गर्ल्स ओव्यूलेशन, एनलार्जमेंट ऑफ ब्रेस्ट एंड ब्रॉडनिंग ऑफ हिप्स आर द मेजर चेंजेस। ये क्या है, मेजर चेंजेस हैं। और आपने कहा जैसे बॉडी में जो चेंजेस हो रहे हैं, हार्मोनल चेंजेस जो हो रहे हैं, यही सेकेंडरी कैरेक्टर्स होते हैं। क्लियर है, सेकेंडरी कैरेक्टर जो कि मेल और फीमेल में आपको अलग अलग मिलेंगे। तो आपने कहा यहाँ पर क्या क्या होता है, युवा अवस्था में महिलाओं में निम्नलिखित में से क्या घटित होगा, ओव्यूलेशन है, ठीक है, यहाँ पे स्तन का बढ़ना है या कूलों का चौड़ा होना है। तो आपने कहा ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा सही आंसर यहाँ पर आएगा, ठीक है। क्लियर है, चलिए जल्दी से अपने क्वेश्चन को एक बार आप लोग नोट कर लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। अगला जो प्रश्न है, स्टेटमेंट पढ़िए, एचआईवी वायरस विल नॉट बी प्रेजेंट इन विच ऑफ द फॉलोइंग। जो एचआईवी वायरस है, ठीक है, वो निम्नलिखित में से किस में प्रेजेंट नहीं होगा। ऑप्शन आपके पास आते हैं, ब्लड में प्रेजेंट नहीं होगा, सेकेंड है स्वेट में प्रेजेंट नहीं होगा, तीसरा है ब्रेस्ट मिल्क में प्रेजेंट नहीं होगा, या जो सीमेन है उसमें प्रेजेंट नहीं होगा, ठीक है। आपको बताना है कि जो एचआईवी वायरस है, एचआईवी जो वायरस है वो क्या होता है, ये क्या कॉज करता है, इसके बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। एचआईवी वायरस एक प्रकार का वायरस है, जैसे कि हमें नाम से ही पता चल रहा है, ठीक है। इस वायरस की में एक प्रॉपर्टी होती है, ये जो वायरस है। अच्छा, वैसे वायरस होते क्या है, हमने कहा ना तो लिविंग होते हैं ना तो नॉन लिविंग होते हैं, बीच का होता है। अगर ये किसी होस्ट के यानी किसी के शरीर के अंदर चले गए हैं तो ये क्या करते हैं, अपनी कॉपी बनाने लगते हैं, सेल डैमेज करने लगते हैं और बीमारी उत्पन्न करने लगते हैं, यानी कि ये सजीवों का लक्षण है। अगर ये क्या होते हैं, किसी की भी बॉडी में नहीं है, अगर ये आउटर इन्वायरमेंट में है तो इनमें जीवन का कोई भी लक्षण नहीं दिखाई देता है। अगर हम बात करें कि जीवन की जो इकाई होती है, जो सबसे छोटी इकाई होती है, सबसे बेसिक जो यूनिट होती है, दैट इज सेल, इनमें सेल भी नहीं पाए जाते हैं। तो ये कैसे होते हैं, आपने ना सिंपल से होते हैं, ये क्या है, प्रोटीन की कवरिंग होती है ऐसे, ये प्रोटीन की कवरिंग होती है और ये इनका जेनेटिक मटेरियल होता है। जेनेटिक मटेरियल क्या होता है, इनका डीएनए, आरएनए, कुछ भी जेनेटिक मटेरियल हो सकता है, ठीक है। अब अगर हम बात करें थोड़ा सा एचआईवी वायरस के बारे में, तो ये जो एचआईवी वायरस है इसमें होता है आरएनए। इसमें कैपेसिटी होती है कि ये अपनी आरएनए से डीएनए बना सकता है, डीएनए में कन्वर्ट कर सकता है। अब ये करता क्या है, कौन सी बीमारी कॉज करता है उसके बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। अब इतनी प्रॉपर्टी समझ आ गई है कि ये अपने डीएनए, अपने आरएनए से डीएनए बना लेता है। ये हमने कहा ह्यूमन सेल है, जो मनुष्य की कोशिका है। और फॉर एग्जाम्पल ये क्या है, वायरस है, ये वायरस है, ये इसका क्या है, जेनेटिक मटेरियल है, यानी कि ये इसका आरएनए है। ये हमारा न्यूक्लियस है और अपने जेनेटिक मटेरियल को हम थोड़ा सा अच्छा बनाएंगे तो हम लेते हैं यहाँ पे ग्रीन कलर, ये हमारा डीएनए है। अब ये वायरस क्या करेगा, ये वायरस पूरा का पूरा शरीर के अंदर नहीं जाता है, ये अपने जेनेटिक मटेरियल को अंदर डालेगा। ये इसका क्या है, जेनेटिक मटेरियल है, ये इसका यहाँ पर क्या होगा, आरएनए है। ये अपनी जेनेटिक मटेरियल यानी कि आरएनए को डीएनए में कन्वर्ट कर लेगा। तो लो, उसने क्या कर दिया, डीएनए में कन्वर्ट कर लिया है, ठीक है। ये क्या था, ये आरएनए था, लिख देते हैं ये आरएनए है, ये डीएनए है। अब ये इस डीएनए को यहाँ डालेगा, इसके साथ ऐड कर देगा, ये जो जेनेटिक मटेरियल है हमारा इसके साथ ही ऐड कर देता है, ठीक है। अब क्या होगा, अब ये धीरे धीरे पूरी सेल को इन्फेक्ट कर लेगा। और ये इन्फेक्ट कैसे करते हैं, ये हमारा जो इम्यून सिस्टम है, इम्यून सिस्टम समझते हैं, हमारी बॉडी में बहुत सारे सिस्टम है, उनमें से एक सिस्टम हमारा इम्यून सिस्टम भी आता है। इम्यून सिस्टम होता है क्या है, कुछ एग्जाम्पल बताते हैं आपको, इम्यून सिस्टम क्या है।
आपकी जो WBC है, वाइट ब्लड सेल्स हैं, वो आपके इम्यून सिस्टम का पार्ट होते हैं, ठीक है। इसके अलावा और क्या होता है, हमारे जैसे कि हमारी जो स्किन है वो भी इम्यून सिस्टम का पार्ट है। आपका सलाइवा, आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो हमारे स्टमक में होता है, हमारे आंखों में जो टीयर्स होते हैं, और आपने का जो लिम्फ होता है, ब्लड और लिम्फ जो होता है, ब्लड हमारे शरीर का तरल है और इसके अलावा लिम्फ भी हमारे शरीर में पाया जाता है जो कलरलेस होता है। ये सारे हमारे यहाँ पर क्या होते हैं, इम्यून सिस्टम का पार्ट होते हैं। ये हमें क्या देते हैं, इम्यूनिटी। इम्यूनिटी का मतलब क्या होता है, इम्यून सिस्टम क्या देगा, इम्यूनिटी देगा। इम्यूनिटी का मतलब होता है रोग प्रतिरोधक क्षमता। आपने बहुत बार सुना होगा या पढ़ा होगा। आपने कई बार एड में भी देखा होगा, जैसे टीवी में एड्स आते हैं, उसमें बोला जाता है कि इस प्रकार का फूड लीजिए, आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ेगी या इम्यूनिटी बूस्ट होगी, ठीक है। तो ये इम्यूनिटी या ये रोग प्रतिरोधक क्षमता, ऐसे वर्ड्स आपने सुने होंगे। ये एक ऐसी क्षमता होती है जो हर किसी के पास होती है, बस किसी में ज़्यादा होती है इम्यूनिटी, किसी में कम होती है, ठीक है। अब हमने कहा कि हम जो बीमार पड़ते हैं और हम ठीक भी हो जाते हैं, वो किसकी वजह से होते हैं, हमारे इम्यून सिस्टम की वजह से होते हैं। आपने कहा हमें ठीक तो दवाइयाँ करती हैं, आपने कहा दवाइयाँ भी क्या करती है, आपके इम्यून सिस्टम को एक्टिव करने का काम करती है या जल्दी से काम करने का, जो काम करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं। हमें यहाँ पर कभी कभी हम दवाइयाँ नहीं भी लेते हैं तो भी हम ठीक हो जाते हैं, कैसे, क्योंकि हमारा इम्यून सिस्टम काम करता है। तो हमने कहा कि ऐसा नहीं कि हम फ्रीक्वेंटली बीमार पड़ते हैं। अगर कोई बहुत जल्दी जल्दी बीमार पड़ता है, बीमार ही पड़ते रहते हैं, इसका मतलब उसकी इम्यूनिटी बहुत कम है। जिसकी इम्यूनिटी बहुत अच्छी होगी वो बहुत कम बीमार यहाँ पर पड़ता है, या 1 या 2 दिन के लिए बीमार होगा, फिर वो खुद ही ठीक हो जाता है। तो ये होती है हमारी इम्यूनिटी। HIV जो वायरस है, ये जो HIV वायरस है, अब ये क्या करता है, सबसे पहले हमारे इम्यून सिस्टम को इन्फेक्ट करता है, यानी कि हमारे इम्यून सिस्टम को ही कमजोर कर देगा, और इसकी वजह से बहुत सारी जो बीमारियां हैं वो शरीर को लग जाती हैं। तो बहुत जानलेवा यहाँ पर कंडीशन होती है। इसके अलावा HIV की वजह से एक बीमारी होती है जिसका नाम है एड्स, एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। ए स्टैंड फॉर एक्वायर्ड। एक्वायर्ड का मतलब होता है अर्जित। अर्जित का मतलब होता है जो हमने प्राप्त किया है, यानी कि ये जन्मजात नहीं होता है, जन्म से नहीं होता है, आपको क्या है इधर उधर से कि इन्फेक्शन हो गया, एक्वायर्ड। इम्यूनो डेफिशिएंसी, इम्यूनो डेफिशिएंसी मतलब क्या था, कमी होती है। अभी हमने क्या पढ़ा था, आयोडीन डेफिशिएंसी बोला था। आयोडीन डेफिशिएंसी का मतलब होता है आयोडीन की कमी। वैसे ही इम्यूनो डेफिशिएंसी का मतलब है कि इम्यून सिस्टम में कमी हो गई, इम्यूनिटी में कमी हो गई है, यानी कि इम्यून सिस्टम कमजोर हो गया है। इम्यून डेफिशिएंसी। एस स्टैंड फॉर सिंड्रोम। सिंड्रोम का मतलब होता है ग्रुप ऑफ सिम्टम्स। सिंड्रोम का मतलब होता है जब बहुत सारी बीमारियों के लक्षण होते हैं तो उसको हम सिंड्रोम नाम देते हैं। तो HIV क्या करता है, एड्स को यहाँ पे कॉज करता है। हायर क्लासेस में जाएंगे तो और ज्यादा पढ़ेंगे यहाँ पर इसके बारे में। अब हमने कहा ये जो एड्स, जो HIV है जिसकी वजह से एड्स यहाँ पर हो रहा है, ये कहाँ प्रेजेंट नहीं होगा, ये हमें बताना है, ठीक है। हमने कहा जैसे किसी व्यक्ति को, फॉर एग्जाम्पल कोई एक पर्सन है और उसको यहाँ पे एड्स है क्योंकि उसकी बॉडी में HIV वायरस है। ये सिंपल सी चीज है, HIV उसकी बॉडी में है। आपने कहा अगर उसको, उसकी बॉडी में HIV है तो वो कहाँ प्रेजेंट नहीं होगा, विल नॉट बी प्रेजेंट लिखा है। आपने कहा वो ब्लड में प्रेजेंट नहीं होगा, पहली चीज। दूसरा, वो स्वेट यानी कि पसीने में प्रेजेंट नहीं होगा। तीसरा, वो ये जो ब्रेस्ट मिल्क होता है मदर का, उसमें प्रेजेंट नहीं होगा। या चौथा, सीमेन में प्रेजेंट नहीं होगा। आपको ये बताना है, एक बार अपने ऑप्शंस को देखिए। चलिए, तो आंसर यहाँ पर देखने से पहले थोड़ा सा समझते हैं। इतनी चीजें पता चल गई हैं, HIV वायरस क्या होता है, किस प्रकार से हमारे शरीर को संक्रमित करता है और कौन सी बीमारी को उत्पन्न करता है। जो HIV वायरस है ये होता है हमारे बॉडी के फ्लूइड में, इंटरस्टिशियल फ्लूइड कह सकते हैं, या सिंपल सी चीजें हमारे शरीर के जो फ्लूइड होते हैं, जो तरल होते हैं, उनमें होता है। जैसे, क्या ब्लड हमारे शरीर का फ्लूइड है, हमने कहा बिल्कुल है। क्या सीमेन बॉडी का फ्लूइड है, बिल्कुल है। जो ब्रेस्ट मिल्क है बॉडी का फ्लूइड है, बिल्कुल है। जो स्वेट है वो कहाँ से रिलीज होता है, ये तो ग्रंथियों से होता है, ठीक है। जो स्वेट है वो ग्लैंड से रिलीज होता है। आपने का जो पसीना है, पसीने में HIV वायरस नहीं होगा। इसके अलावा आप
अगर हम एक्सप्लेनेशन देखें तो हमने कहा ब्लड, सीमेन एंड ब्रेस्ट मिल्क ऑल आर बॉडीज internal fluids. Once the virus enter the body, it start dividing and spread all over the body. It is present in internal fluid like blood and gets transmitted to other healthy individuals only through the exchange of these body fluids. HIV does not spread through sweat. आपने कहा जो HIV है वो पसीने के द्वारा नहीं फैलेगा, लेकिन हाँ कोई संक्रमित व्यक्ति अगर ब्लड को डोनेट करता है तो यहाँ पर फैलेगा, और क्योंकि ये क्या होते हैं, इंटरनल फ्लूइड हैं बॉडी के, ठीक है। तो इसीलिए हमारा आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। अपने ऑप्शन को आप लोग क्या कर लेंगे, चूज कर लेंगे। तो इसी के साथ हमारा आज का जो सेशन है वो कंप्लीट होता है। आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे। अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।